हेलो नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी लोगों का ऑन पढ़ाई में। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं इकोनॉमिक में मुद्रास्फीति या महंगाई यानी कि इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कि इन्फ्लेशन होता क्या है, इसके बारे में हम पूरा चर्चा करेंगे। तो वीडियो को पूरा देखिएगा और शेयर जरूर कीजिएगा वीडियो को, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा अगर आप लोग नए हैं तो। शुरू करते हैं। जब किसी देश या अर्थव्यवस्था में वस्तुओं और सेवाओं के मूल्य में लगातार वृद्धि हो रही हो, यानी कि किसी देश में जब अर्थव्यवस्था और में वस्तुओं और सेवाओं का अगर मूल्य में लगातार वृद्धि हो रही है तो उसे हम मुद्रास्फीति या महंगाई कहते हैं। आप देखते होंगे जब वस्तुएं महंगी होनी शुरू हो जाती हैं, या फिर आप ये कहें कि आपकी जो सेवाएं हैं यानी कि बस का किराया हो गया, हॉस्पिटल का चार्ज हो गया, इस तरीके की जो चीज़ें जब वो उनके मूल्य में लगातार वृद्धि होती है तो उसे मुद्रास्फीति या महंगाई कहते हैं। जब मुद्रा अपने मूल्य में कमी को प्राप्त करती है तो वस्तुओं और सेवाओं के मूल्य में वृद्धि देखी जाती है, जिसे मुद्रास्फीति कहते हैं। अब यहाँ पे इसका क्या मतलब है कि मूल्य में कमी, मुद्रा के मूल्य में कमी। जैसे मान लीजिए पहले आप 40 रुपये में 1 लीटर पेट्रोल पाते थे। 40 रुपये लीटर क्या था? पेट्रोल था। आज 100 रुपये लीटर है, तो इसकी वैल्यू कम हुई है ना। पहले 40 रुपये में आप 1 लीटर पेट्रोल लाते थे, आज 100 में ला रहे हैं, यानी कि जो मूल्य है इसका, मुद्रा की जो वैल्यू है वो कम हुई है। पहले 40 ज़्यादा वैल्यू थी, आज 100। पहले 40 जितनी वैल्यू थी आज उतना 100 की वैल्यू है। तो क्या होता है कि मुद्रा में जब मूल्य की कमी आती है तब आप मुद्रास्फीति या महंगाई देख सकते हैं, तब यानी कि वो चीज़ बढ़ती है। नेक्स्ट आगे देखते हैं। आगे ये है महंगाई या मुद्रास्फीति से संबंधित अवधारणा। कौन सी अवधारणाएं हैं? 4 अवधारणाएं हैं। मुद्रास्फीति, मुद्रा संकुचन या अपस्फीति, मुद्रास्फीति जनित मंदी और तिरछा मुद्रास्फीति। 4 अवधारणाएं हैं मुद्रास्फीति या महंगाई की। तो कौन कौन सी हैं उनके बारे में हम विस्तृत चर्चा करते हैं कि मुद्रास्फीति होती क्या है। आइए पढ़ते हैं। मुद्रास्फीति क्या होती है? जब अर्थव्यवस्था या बाजार में वस्तुओं और सेवाओं की मांग वस्तुओं और सेवाओं की आपूर्ति से अधिक हो जाए, यानी कि अगर मान लीजिए किसी दुकान में 10 कूलर है और मांग कितने की है? 50 कूलर की, तो जो वस्तु के मूल्य में धीरे धीरे वृद्धि होने लगेगी। यहाँ पे वस्तु लिख लीजिएगा, अगर आप लोग इसे लिख रहे होंगे, नोट्स बना रहे होंगे तो यहाँ पे वस्तु लिख लीजिएगा। तो वस्तु के मूल्य में धीरे धीरे वृद्धि होने लगती है, इसे मुद्रास्फीति या महंगाई कहते हैं। मान लीजिए 10 पेंसिल हैं और उसे खरीदने वाले 100 लोग हैं, तो जाहिर सी बात है पेंसिल का रेट बढ़ जाएगा, और जब बढ़ जाएगा तो उसी को आप मुद्रास्फीति या इन्फ्लेशन कहते हैं। ठीक है। नेक्स्ट आपका है मुद्रा संकुचन या डिफ्लेशन। मुद्रा संकुचन या डिफ्लेशन क्या होता है? जब अर्थव्यवस्था में वस्तुओं और सेवाओं की आपूर्ति मांग से अधिक हो जाए तो वस्तुओं के मूल्य में कमी होने लगती है, जिसे मुद्रा संकुचन कहा जाता है। अब देखिए, कोई ऐसी वस्तु जिसे कोई खरीदने वाला नहीं हो, मतलब कि वो 100 बन के रखी है, उसे खरीदने वाले सिर्फ 2 लोग या 4 लोग हैं, तो उस तरीके से जो वस्तु है उसके मूल्य जो होता है वो घटने लगता है। जैसे मान लीजिए कि एक दुकान है, उसमें 50 कूलर हैं, ठंडी का समय है, इस समय कौन खरीदेगा? कोई नहीं खरीदेगा, इसलिए उसका रेट डाउन रहेगा कूलर का। लेकिन अगर ब्लोअर खरीदने जाएंगे तो उसका रेट हाई रहेगा, तो वो मुद्रास्फीति में आएगा। लेकिन कूलर इस समय मुद्रा संकुचन का जो है वो है, क्योंकि वो उसका रेट घट रहा है, अब कूलर का रेट घट गया है। इसलिए जब वस्तुएं बहुत ज़्यादा बन जाएं, उनकी मांग ही ना, डिमांड ना हो, तो उसे हम कहते हैं डिफ्लेशन। अब आगे नेक्स्ट हमारा है मुद्रास्फीति जनित मंदी, यानी कि जब अर्थव्यवस्था में उच्च मुद्रास्फीति के साथ साथ उच्च बेरोजगारी भी दिखाई दे तो ऐसी स्थिति को मंदीगत मुद्रास्फीति कहते हैं। यानी महंगाई बढ़ गई है, बेरोजगारी भी बढ़ गई है, तो यानी कि डिमांड तो है भी नहीं, फिर भी मुद्रास्फीति है, तो उसे हम कहेंगे मुद्रास्फीति जनित मंदी या स्टैगफ्लेशन। नेक्स्ट आपका है तिरछी मुद्रास्फीति। तिरछी मुद्रास्फीति या इसे कहेंगे स्क्यूफ्लेशन। जब अर्थव्यवस्था में मुद्रास्फीति के साथ साथ मुद्रा संकुचन दिखाई दे, यानी कि जो वस्तुएं हैं उनकी भी वैल्यू बढ़ रही है और जो पैसे हैं उनकी वैल्यू कम हो रही है, तो यहाँ पे मुद्रास्फीति के साथ साथ मुद्रा संकुचन भी दिखाई दे। यहाँ पे हमने ऊपर पढ़ा था, यहाँ आप ध्यान से देखिएगा, तो यहाँ पे हमने कहा था कि वस्तुओं की मांग जो है वो वस्तु और सेवाओं की आपूर्ति से अधिक हो जाए तो उसे मुद्रास्फीति कहते हैं। यहाँ पे है कि वस्तुओं और सेवाओं की आपूर्ति मांग से अधिक हो जाए, तो यानी कि ये भी हो जाए और ये भी हो जाए, जब दोनों हो जाएगा तो उसी को हम कहेंगे तिरछी मुद्रास्फीति या स्क्यूफ्लेशन। यानी कि जब मुद्रास्फीति और मुद्रा संकुचन एक साथ आ जाए तो उसे हम कहते हैं
तिरछी मुद्रास्फीति। मुद्रास्फीति के प्रकार या इन्फ्लेशन के प्रकार कौन कौन से हैं? तो पहला आपका है रेंगती हुई मुद्रास्फीति। जब किसी अर्थव्यवस्था में, ये बात नहीं होगा, यहाँ पे ये मिसप्रिंट हो जाता है। जब किसी अर्थव्यवस्था में महंगाई की दर 2 से 3% के बीच हो तो उसे हम रेंगती हुई मुद्रास्फीति कहते हैं। 2 से 3% ये मेन है। नेक्स्ट है चलती हुई मुद्रास्फीति। जब महंगाई की दर 5 से 10 हो तो इसे कहेंगे चलती हुई मुद्रास्फीति। दौड़ती हुई मुद्रास्फीति। जब मुद्रास्फीति की दर 10 से 20% के बीच हो तो उसे दौड़ती हुई मुद्रास्फीति कहते हैं। तो क्या हुआ, रेंगती हुई जो मुद्रास्फीति है उसमें 2 से 3% के बीच हो महंगाई। चलती हुई मुद्रास्फीति 5 से 10% के बीच हो। दौड़ती हुई मुद्रास्फीति 10 से 20% के बीच हो तो उसे हम दौड़ती हुई मुद्रास्फीति कहते हैं। नेक्स्ट आपका है कूदती हुई मुद्रास्फीति। कूदती हुई मुद्रास्फीति की बात करें, जब अर्थव्यवस्था में 20% से अधिक मुद्रास्फीति बनी हो, यानी कि लगातार कंटिन्यू 20% से ऊपर बनी हो तो उसे हम कूदती हुई मुद्रास्फीति कहते हैं। नेक्स्ट आपका है अति मुद्रास्फीति। अति मुद्रास्फीति की क्या होता है कि अति मुद्रास्फीति में जो दर होती है वो 3 अंक या इससे अधिक अंकों में हो जाए, यानी कि जो महंगाई रेट है वो 3 अंक यानी कि 100-150% के हिसाब से महंगाई बढ़ रही हो तो उसे अति मुद्रास्फीति कहते हैं। यहाँ पे क्या होता है कि जो कागज़ यानी कि जो मुद्राएं होती है, जो पेपर जो होती है यानी कि नोट जो होती है, उस पर से लोगों का भरोसा उठ जाता है, यानी कि उसकी वैल्यू बहुत कम हो जाती है। अति मुद्रास्फीति सबसे पहले जर्मनी में देखी गई थी, उसके बाद जिम्बाब्वे में देखी गई थी, अंत में वेनेजुएला में ये देखी गई थी। यानी कि जो सबसे पहले जो अति मुद्रास्फीति देखी गई थी, जहाँ पे नोट सब बेकार हो गए थे, मतलब आप 100 रुपये लेके जाइए, आपको सिक्का मिल रहा है, 1 चौखट मिल रहा है, तो इसे कहते हैं अति मुद्रास्फीति। यानी कि जब 3 अंक यानी 100, सबसे छोटा अंक 100 हो जाता है अंकों का, उससे अधिक हो रेट महंगाई का तो उसे हम अति मुद्रास्फीति कहते हैं। ठीक, आगे हम लोग पढ़ते हैं महंगाई के कारण यानी मुद्रास्फीति जो क्या क्या कारण हो सकते हैं। पहला है मांग प्रेरित यानी डिमांड प्रेरित मुद्रास्फीति। जब अर्थव्यवस्था में वस्तुएं एवं सेवाओं के मांग में वृद्धि होने लगे तो इस कारण से जो महंगाई दिखाई देती है उसे हम कहते हैं मुद्रा प्रेरित स्फीति। जब डिमांड वस्तुओं और सेवाओं की बढ़ जाए तो उसे हम मांग प्रेरित मुद्रास्फीति कहते हैं। जैसे अगर किसी वस्तु की को बहुत डिमांड हो जाए, मांगने यानी कि बहुत डिमांड बढ़ जाए उसकी, तो अगर जब उसकी वैल्यू या उसकी कीमत में बढ़ोतरी हो रही है, वहाँ जो महंगाई बढ़ रही है उसे हम मांग प्रेरित मुद्रास्फीति कहेंगे। जैसे इसके जो कारण है रोजगार में वृद्धि, जब ज़्यादा लोग रोजगार पा जाएंगे तो लोगों के पास पैसा आ जाएगा, और जब पैसा आ जाएगा तो वो वस्तुओं की मांग करेंगे, और जब मांग करेंगे तो जब महंगाई बढ़ेगी तो उसे हम कहेंगे मांग प्रेरित मुद्रास्फीति। जब जनसंख्या बढ़ेगी तो डिमांड बढ़ेगी तो वस्तुओं की वैल्यू बढ़ेगी, और जब वस्तुओं की वैल्यू बढ़ेगी तो उसे हम क्या कहेंगे, महंगाई कहेंगे। और कौन सी महंगाई? मांग प्रेरित महंगाई। जीवन शैली में परिवर्तन। जीवन शैली का मतलब पहले लोग लालटेन और दिए से पढ़ते थे, आज CFL लाइट, तरह तरह की लाइट आने लगी हैं, इन्वर्टर आने लगी हैं। यानी कि जब जीवन शैली में आपके परिवर्तन आ रहा है तो वहाँ पे डिमांड बढ़ेगी, डिमांड जब बढ़ेगी तो महंगाई बढ़ेगी, और महंगाई बढ़ेगी तो मांग प्रेरित मुद्रास्फीति कहलाएगी। नेक्स्ट आपका है लागत जन्य मुद्रास्फीति। नेक्स्ट जो प्रकार है मुद्रास्फीति का वो है लागत जन्य मुद्रास्फीति। जब अर्थव्यवस्था में वस्तुओं और सेवाओं के लागत में वृद्धि के कारण महंगाई दिखाई दे, यानी कि पहले एक जो पेन है ये पहले 10 रुपये में बनती थी, आज जो इसकी लागत कीमत है वो 20 रुपये हो गई है, तो इस कारण से जो महंगाई बढ़ेगी उसे हम कहेंगे लागत जन्य मुद्रास्फीति। इसके जो निम्न कारक हैं, श्रम या मजदूरी में बढ़ोतरी। जैसे कोई वस्तु बनाने के लिए, मान लीजिए पहले जो एक टेबल बनती थी, मान लीजिए एक मजदूर एक दिन में 2 टेबल बनाता था और वो 300 रुपये 500 रुपये लेता था। आज वो 2 टेबल बनाता है, एक दिन में 2 ही बना पाएगा, जब उसकी क्षमता वही 2 ही बना पाएगा, लेकिन वो उसका जो मजदूरी है, जो उसका मतलब कि उसकी मजदूरी या फिर जो उसका रेट है वो कितना हो गया अब 1000 रुपये, तो यानी महंगा हो गया। और जब उसकी इस मेज़ की जब लागत बढ़ गई तो मेज़ महंगी मिलेगी, और जब मेज़ महंगी मिलेगी तो इसे कहेंगे मुद्रास्फीति यानी लागत जन्य मुद्रास्फीति। दूसरा है कच्चे पदार्थ की वृद्धि, यानी पहले मान लीजिए कि आपको 7 फीट की लकड़ी कितने मिल जाती थी, मानते हैं हम 1000 रुपये में, आज इसका रेट हो गया 3000। यही तो कच्चा माल है, इससे जो हम बनाएंगे टेबल जब
जब पहले 1000 में मिलती थी तो टेबल सस्ता था, अब लकड़ी 3000 में आ रही थी तो टेबल महंगा हो जाएगा। इसको हम क्या कहेंगे, लागत जन्य मुद्रास्फीति। नेक्स्ट है, देखते हैं क्या है नेक्स्ट, वैश्विक मुद्रास्फीति। यहाँ पे ये स्थिति नहीं होगा, यहाँ पे होगा मुद्रास्फीति। ये मुद्रास्फीति इसे काट के कर लीजिएगा, यहाँ पे मुद्रास्फीति है। ठीक, जब वस्तुओं में आयात एवं निर्यात के कारण मूल्य वृद्धि दिखाई दे तो उसे वैश्विक मुद्रास्फीति या ग्लोबल इन्फ्लेशन कहते हैं। आयात निर्यात का मतलब जैसे कोई चीज़, मान लीजिए जो हमारा देश भारत में, हम ज़्यादातर इलेक्ट्रॉनिक की जो चीज़ें होती हैं वो चाइना से आती हैं। इलेक्ट्रॉनिक जो चीज़ें होती हैं वो चाइना से आती हैं। अब जो चीज़ें आती हैं उनकी जो आयात निर्यात के कारण इनकी वैल्यू बढ़ जाती है। मान लीजिए वहाँ पे कोई, मान लीजिए एक चार्जर लेता है 50 रुपये का, उसका आयात होते होते यहाँ पे आयात आके हो जाता है वो 120 का। अब आयात निर्यात के कारण इसकी वैल्यू बढ़ गई। जब वैल्यू जब वो वहाँ से 120 रुपये में यहाँ ला रहा है तो कम से कम वो उसे 130 में तो बेचेगा ही। तो जो ऐसी इन्फ्लेशन होती है उसे हम वैश्विक मुद्रास्फीति कहते हैं। ठीक, आगे हम लोग पढ़ने वाले हैं मुद्रास्फीति की गणना। मुद्रास्फीति की गणना कैसे करते हैं, CSO द्वारा होती है। हमने इससे पहले वीडियो में आपको बताया था CSO, NSO, NSSO। अगर आप नहीं जानते हैं तो उसे जाकर देखिए। फिलहाल हम यहाँ पे आपको बता देते हैं। सेंट्रल स्टैटिस्टिक्स ऑफिस होता है इसका पूरा नाम। 2 आधार पर करता है, थोक मूल्य सूचकांक यानी कि होलसेल प्राइस इंडेक्स, और उपभोक्ता मूल्य सूचकांक यानी कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। 2 आधार पर मुद्रास्फीति की गणना की जाती है। यहाँ पे भी थोड़ा सा प्रिंटिंग मिस्टेक है तो इसे भी ठीक कीजिएगा आप लोग, मुद्रास्फीति। ठीक, आगे देखते हैं। मुद्रास्फीति 2 आधार पर होती है। पहला आधार क्या था, थोक मूल्य सूचकांक। थोक मूल्य सूचकांक में केवल वस्तुओं को शामिल किया जाता है, यानी कि वस्तुओं को ही थोक में बेचोगे। जैसे आप जाते हो तो आप पेन को थोक में लाते हो, सस्ता मिलता है, यानी कि 5 पेन का एक पैकेट है। मान लीजिए हर पेन की वैल्यू 5 रुपये है, तो यानी इसका जो टोटल वैल्यू 25 रुपये है। लेकिन जब आप इसे थोक में लोगों पैकेट ही लेते हो तो आपको 22 या 23 में दे देता है। ठीक, तो इसे थोक मूल्य। अब इसमें वस्तुओं सेवाओं को तो रखोगे नहीं कि ऐसा भैया हम अकेले जा रहे हैं, मान लीजिए हमें दिल्ली जाना है, एक टिकट हम लिए 250 का पड़ा, हमें 4 दे दीजिए, वो 800 का देगा, ऐसा तो होगा नहीं। तो इसलिए सिर्फ थोक मूल्य उपभोग सूचकांक जो होता है उसके आधार पर जो मुद्रास्फीति की गणना की जाती है, जिसका आधार वर्ष 2011-12 में है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। उपभोक्ता मूल्य सूचकांक। हाँ, यहाँ पे हम दोनों कर सकते हैं सेवाओं को। जैसे कि उपभोक्ता का मतलब क्या होता है, कंज्यूमर, मतलब जो उसका उपभोग ले रहा है उस वस्तु या सेवा का। जैसे हम ये पेन लिए, इसका यूज़ हम कर रहे थे, हम इसके उपभोक्ता हुए। हमने मान लीजिए हम किसी रेस्टोरेंट में गए, वहाँ हमने खाना खाया तो हमने उसका उपभोग किया। मान लीजिए हम किसी मेले में गए, वहाँ पे हमने झूला वहाँ मज़ा लिया, तो वो उपभोक्ता हो गया। तो इस सूचकांक में वस्तु एवं सेवाओं दोनों को शामिल किया जा सकता है। यानी ये वस्तु हो जाएगी और हमने जो यात्रा की या फिर जो हमने खाना खाया या फिर जो हमने मान लीजिए सेव कराया, ये सब जो होती हैं तो ये क्या हो गए, ये उपभोक्ता ही से। अब ऐसा तो है नहीं कि आप भैया जाइए एक दिन में 2 बार बाल कटा लीजिए तो उसका रेट सस्ता पड़ेगा, ऐसा कोई होगा नहीं। तो इसलिए तो उपभोक्ता में वस्तु और सेवा दोनों शामिल होंगे, लेकिन थोक में सिर्फ वस्तु आती हैं। ठीक, सिर्फ वस्तु आते हैं। इसका आधार वर्ष भी 2011-12 है। CPI यानी कि कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स के 3 अप सूचकांक होते हैं। पहला होता है CPI IW का मतलब इंडस्ट्रियल वर्कर, CPI AL मतलब एग्रीकल्चर लेबर, CPI UNME का मतलब होता है अर्बन नॉन मैनुअल एम्प्लॉयज़। UNME का मतलब होता है जो अर्बन में नॉन मैनुअल एम्प्लॉयज़ होते हैं, उन्हें हम CPI UNME कहते हैं। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं आगे। तो कुछ मेन पॉइंट हैं इसके। तो यहाँ पे जो IW है यानी कि इंडस्ट्रियल वर्कर, इनका जो इंडेक्स है वो श्रम विभाग जारी करता है। कौन जारी करता है, श्रम विभाग जारी करता है। एक सेकंड, श्रम विभाग जारी करता है। RBI तथा CPI, RBI जो है वो CPI को नियंत्रण करता है, यानी CPI का मतलब कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स को नियंत्रण करता है। ये यहाँ पे पता नहीं रहेगा, CPI को RBI द्वारा नियंत्रित किया जाता है। CPI जो अर्बन और रूरल दोनों के संयुक्त रूप को हेडलाइन मुद्रास्फीति कहा जाता है। ठीक, यानी जो CPI है कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, उनका जो अर्बन है रूरल है, दोनों को मिला के हम संयुक्त रूप से क्या कहेंगे, हेडलाइन मुद्रास्फीति कहते हैं। आगे हम बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक। जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है वो है
व्यापार चक्र में निम्नलिखित अवस्थाएं पाई जाती हैं। पहला क्या, तेजी या वृद्धि। व्यापार चक्र में जब घूमेगा उसमें तेजी या वृद्धि होगी, या तो फिर सुस्ती होगी। अवसाद या मंदी होगी। तेजी या समृद्धि मतलब बहुत तेज, मतलब तेजी से चल रही है। सुस्ती मतलब धीरे धीरे चल रही है। अवसाद या मंदी मतलब बहुत मंदी आ गई, थोड़ा ज़्यादा। गर्त का मतलब एकदम डूब चुकी है, व्यापार चक्र डूब चुका है। सुधार का मतलब या तो मतलब पहले मंदी थी, धीरे धीरे सुधार आ रहा है। उछाल का मतलब काफ़ी तेजी से चलने लगी है, उसे उछाल कहेंगे। ये 6 अवस्थाएं पाई जाती हैं व्यापार चक्र में। आगे एक घटना है किन्सियन पंप प्राइमिंग एंड ग्रेट रिसेशन। ये कहाँ हुआ था, मतलब रिसेशन का मतलब होता है महामंदी कहाँ आई थी। तो अमेरिका में 1929 में मंदी शुरू हुई और धीरे धीरे पूरी पूंजीवादी अर्थव्यवस्था है उसको अपने चपेट में ले ली। ठीक है, अपने चपेट में ले लिया, जिसे महामंदी के नाम से जाना जाता है। इस मंदी से निकलने के लिए जो उपाय था वो किन्स नामक एक अर्थशास्त्री द्वारा बताया गया था, जिसे किन्सियन पंप प्राइमिंग एवं महामंदी के नाम से जाना जाता है। तो ये मंदी कहाँ आई थी, 1929 में। कहाँ, अमेरिका में। पहले अमेरिका में थी, धीरे धीरे पूरा फैल गई, क्योंकि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था थी। पूंजीवादी का मतलब होता है जो प्राइवेटाइजेशन। अच्छा भाई, जब वहाँ महंगाई बढ़ती है तो लोग किनारे के हो जाते हैं, क्योंकि कोई अपने ऊपर रिस्क नहीं लेना चाहता। अमीर व्यक्ति क्यों भैया आपके लिए रिस्क ले। तो जो ये पूंजीवादी होती है ये बहुत तेज़ बढ़ती है। समाजवादी तो ठीक है, सरकारें धीरे धीरे कंट्रोल कर ले जाते हैं, लेकिन पूंजीवादी में जितने पूंजीवादी लोग होते हैं वो अपना साइड हो लेते हैं, भैया बढ़ने दीजिए, हमसे क्या, हमसे नहीं मतलब है, हम बचे रहें। ठीक है, तो ये इसका जो निकलने का उपाय था वो किन्स ने दिया था, जिसे किन्सियन पंप प्राइमिंग एवं महामंदी के नाम से जाना जाता है। इस महामंदी में एकमात्र सोवियत संघ बचा रहा। अगर आप संविधान पढ़ते होंगे तो वहाँ पे समाजवाद वहीं से लिया गया है हमारे संविधान में। तो सोवियत संघ जो है वो इस मंदी से बचा रहा। अमेरिकी राष्ट्रपति जो उस समय वहाँ पे उस समय थे, रूजवेल्ट द्वारा न्यू डील कार्यक्रम शुरू किया गया। इसी माध्यम से अमेरिका इस महामंदी से बाहर आया। यानी कि जो इसका उपाय था वो तो किसी ने दिया था, लेकिन अमेरिका के जो राष्ट्रपति रूजवेल्ट थे उस समय, उन्होंने न्यू डील कार्यक्रम शुरू किया और इसी माध्यम से अमेरिका इस महामंदी से बाहर निकल पाया। और यहीं से मिश्रित अर्थव्यवस्था की शुरुआत हुई। यानी कि बात करें मिश्रित का मतलब कि समाजवाद अर्थव्यवस्था भी और पूंजी अर्थव्यवस्था दोनों को समायोजित करके मिश्रित अर्थव्यवस्था यहीं से शुरू हुई। ठीक है, तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही, और थैंक यू वेरी मच। और अगर वीडियो अच्छा लगा तो शेयर जरूर कीजिएगा, अपने दोस्तों को जरूर बताइएगा। तब तक के लिए गुड नाइट, थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।